सुप्रभात बच्चों, मैं सोनिया सिंह इतिहास की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8वीं पाठ 3 अंग्रेजी सत्ता के परिणाम का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में आपको यह बताया है कि जब अंग्रेजों ने भारत में अपनी सत्ता जमा ली तो उसका परिणाम क्या हुआ, इसके बारे में सविस्तार जानकारी इस पाठ में दी गई है। इसके पूर्व हमने पिछले पाठ में अंग्रेजी सत्ता के भारत पर क्या परिणाम हुए इसका थोड़े से इसमें अध्ययन किया था कि किस प्रकार जहांगीर के द्वारा अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने में वे भारत में सफल हुए थे। उसकी वजह से उन्हें हमारे भारत में पैर पसारने का अवसर प्रदान हो गया। धीरे धीरे उन्होंने भारत पर पूरा कब्जा कर लिया। तो इसे सविस्तार से पढ़ते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। हमने देखा कि भौगोलिक खोजों के कारण यूरोप की सत्ताएं भारत के तटों पर किस तरह आ पहुंची। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज ये सभी सत्ताएं भारत के बाजार को अपने अधिकार में कर लेने की सत्ता स्पर्धा में उतरी हुई थी। आपको जैसा कि मैंने पहले ही बताया था पिछले पीरियड में कि किस प्रकार जब भारत की भौगोलिक खोज हुई तो उस समय पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज ये सभी सत्ताएं भारत में अपना व्यापार करने के लिए बहुत उत्सुक थी। वे सभी लोग भारत पर अपना अधिकार जमाना चाहती थी। जो भारत में सबसे संपन्न जो शहर माना जाता था वह सूरत माना जाता था। वहाँ पर सभी व्यापारी जो बंदरगाह था वहाँ पर आते थे और वहाँ से व्यापार करते थे। सभी जो सत्ताएं थी, पुर्तगाली हो, चाहे डच हो, चाहे फ्रांसीसी हो, चाहे वो अंग्रेज हो, वह सभी एक दूसरे से स्पर्धा करती थी और वे भारत पे के जो बाजार है उस पर अपना अधिकार जमाना चाहती थी। जब अंग्रेज भारत में व्यापार के बहाने आए तब भारत में पहले से ही आए हुए पुर्तगालियों ने उनका कठोर विरोध किया। कालांतर में अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच मित्रता के संबंध स्थापित हुए और दोनों के बीच का विरोध कम हो गया। जब अंग्रेज धीरे धीरे भारत की ओर आकर्षित होने लगे, यहाँ पर आकर उनको व्यापार करने की इच्छा होने लगी, तो उनसे पहले ही भारत में पुर्तगाली व्यापार करते थे। परंतु पुर्तगालियों को यह अच्छा नहीं लगा कि अंग्रेज भी यहाँ पर आकर व्यापार करें, तो उन्होंने शुरू में अंग्रेजों का विरोध किया। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे अंग्रेज और पुर्तगाली दोनों के बीच में मित्रता हो गई और यह सब जो विरोध था वो धीरे धीरे कम होने लगा। परंतु भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की स्पर्धा में अंग्रेजों को फ्रांसीसी, डच और स्थानीय सत्ताधीशों के विरोध का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों को सिर्फ यहाँ पर व्यापार ही नहीं करना था, उन्हें अपने पूरा जो साम्राज्य था वह भारत में फैलाना था। तो उनको अपना वर्चस्व स्थापित करना था कि मैं सबसे अच्छा व्यापारी हूँ। तो वह स्थापित करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो फ्रांसीसी थे, डच और स्थानीय सत्ताधारी लोग उनका विरोध करते थे अंग्रेजों का, क्योंकि अंग्रेज मनमाना अपना जो शर्तें थी वे दूसरों पर लादा करते थे। परंतु जब अंग्रेज यहाँ पर आए भारत में, उन्हें बहुत विरोध का सामना करना पड़ा। इतने आसानी से उन्हें यहाँ पर पैर जमाने को नहीं मिला। आगे अंग्रेज और मराठे कि किस प्रकार अंग्रेज और मराठों के बीच में युद्ध हुए और उसका क्या परिणाम हुआ वह हम देखेंगे। कि मुंबई अंग्रेजों का पश्चिम भारत का प्रमुख केंद्र था। जो मुंबई था
वह पश्चिमी भारत का प्रमुख केंद्र था। अंग्रेज लोग वहाँ से, जो वहाँ पे समुद्र था, जो बंदरगाह थे, वहाँ से प्रमुख रूप से व्यापार करते थे। इसके आसपास के प्रदेश को अपने अधिकार में कर लेने का अंग्रेजों का प्रयास था, परंतु इस प्रदेश पर मराठों की बड़ी मजबूत पकड़ थी। अंग्रेज चाहते थे कि जो मुंबई है, मुंबई एक ऐसा स्थान था जहाँ से वे उसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर वे आसानी से व्यापार कर सकते थे। और इसी लालच के कारण उन्होंने क्या प्रयास किया कि जो मुंबई के आसपास के जो प्रदेश हैं उन्हें वे अपने अधिकार में ले लें, ताकि उन्हें व्यापार करने में आसानी हो। मुंबई के आसपास के प्रदेशों में मराठों की सत्ता होने की वजह से अंग्रेजों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। जो माधवराव पेशवा की मृत्यु के पश्चात पेशवा पद की लालसा में आकर उनके चाचा रघुनाथ राव ने अंग्रेजों में से सहायता मांगी थी। जब माधवराव पेशवा की मृत्यु हो गई तो उनके जो चाचा थे रघुनाथ, उन्होंने अंग्रेजों से सहायता मांगी थी कि मुझे इस गद्दी पर बैठना है। तो इस प्रकार उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों से सहायता मांगी और अंग्रेजों ने उन्हें सहायता करने का आश्वासन दिया कि हम तुम्हें पेशवा के जो गद्दी है उस पर हम बैठा देंगे। और इसी लालच की वजह से रघुनाथ राव जो थे, उनकी वजह से मराठों की जो राजनीति में अंग्रेजों का क्या हुआ, प्रवेश हुआ। उनकी वजह से अंग्रेजों ने वहाँ पर प्रवेश कर लिया। 1784 ईस्वी से लेकर 1818 ईस्वी के बीच मराठा और अंग्रेजों के बीच 3 युद्ध हुए। प्रथम युद्ध में मराठा सरदारों ने एकजुट होकर अंग्रेजों का सामना किया। परिणामतः मराठों की विजय हुई। 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि हुई और अंग्रेज मराठा के बीच चल रहा यह प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। अब 1774 ईस्वी में से लेकर 1818 इस कालांतर के बीच में मराठों और अंग्रेजों के 3 युद्ध हुए। पहला जो युद्ध हुआ मराठा सरदारों ने, इसमें सबने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अंग्रेजों को धूल चटा दी, उन्हें हरा दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया 1782 में जो सालबाई की एक संधि हुई, जिसमें अंग्रेज और मराठों ने कुछ संधि की शर्तें उन्होंने आपस में रखी और जिसकी वजह से क्या हुआ, जो मराठे और अंग्रेजों के बीच में जो युद्ध चल रहा था उसे विराम मिला। वे वहाँ पर समाप्त हो गए युद्ध। उसके पश्चात सहायक सेना 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेल्सली भारत में गवर्नर जनरल के रूप में आया। संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करना उसकी नीति थी। इसके लिए उसने अनेक भारतीय सत्ताधीशों के साथ सहायक सेना के समझौते किए। जब अंग्रेज और मराठों के बीच में संधि हुई सालबाई की, उसके पश्चात जो लॉर्ड वेल्सली भारत का गवर्नर जनरल बना और जिसके का सपना था कि वह संपूर्ण भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करे, अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की उसकी नीति थी। उसने सोचकर ही आया था कि मैं अपने पूरा वर्चस्व भारत पर कर लूँगा। इसके लिए उन्होंने जितने बहुत से भारतीय जो सत्ताधारी थे, अलग अलग जो राजा थे, उनके साथ में उन्होंने सहायक सेना संधि की, समझौते किए, बहुत से समझौते किए। और इस समझौते के अनुसार भारतीय सत्ताधीशों को अंग्रेजी सेना की सहायता का आश्वासन दिया गया, परंतु इस सहायता के लिए कुछ शर्तें रखी गई। जब लॉर्ड वेल्सली जनरल बने और उसने बहुत से सत्ताधीशों से समझौते किए, समझौते में सिर्फ यही होता था कि अगर तुम किसी दूसरे राज्य से युद्ध करते हो तो हम आपका सपोर्ट करेंगे, आपको युद्ध में मदद करेंगे, ऐसा आश्वासन देकर उन्होंने समझौते किए। परंतु समझौते सिर्फ आश्वासन पर ही नहीं टिके होते हैं, उसमें कुछ शर्तें भी लादी गई। इन शर्तों के अनुसार भारतीय राजाओं को, इन शर्तें क्या थी आइए हम देखते हैं
कि जो भारतीय राजाओं को उनके राज्य में अंग्रेजों की सेना रखनी होगी। पहली शर्त ये थी अंग्रेजों की कि जो भारतीय राजा थे उनको अपने राज्यों में उनकी अंग्रेजी सेना रखनी होगी, तभी हम आपकी मदद कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी जो शर्त थी कि इस सेना के व्यय हेतु नगद राशि अथवा उतनी आय का प्रदेश कंपनी को देना होगा। दूसरी शर्त ये थी कि जब आप सेना रखोगे तो उस पर जो व्यय होगा, व्यय अर्थात उस पर होने वाला खर्चा आपको नगद राशि के रूप में यानी पैसों के रूप में देना पड़ेगा, नगद, या फिर उतनी आय का प्रदेश कंपनी को देना होगा। जितना पैसा उनके सेना को रखने के लिए खर्चा होगा वो पैसा नगद दे दो या फिर उतने ही पैसों की जमीन उन्हें कहीं पर दे दी जाए या राज्य उन्हें दे दिया जाए। भारतीय शासक अन्य सत्ताधीशों के साथ अंग्रेजों की मध्यस्थता से ही संबंध स्थापित करेगा। तीसरी शर्त ये थी कि जो भारतीय शासक है, मतलब जो राजा लोग हैं भारतीय शासन करने वाले, और जो अन्य सत्ताधीशों के साथ अगर कोई संबंध स्थापित करना है, एक राजा का दूसरे राजा के साथ में अगर कोई भी काम हो या दूसरे राज्य के किसी शासक से कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य हो, तो उसके बीच अंग्रेजों की मध्यस्थता होनी चाहिए। मतलब उनके बीच जो मीडिएटर का काम कौन करेगा? अंग्रेज करेगा। यानी अंग्रेजों के बिना सहायता के आप किसी भी प्रकार के किसी भी राजा से किसी भी प्रकार की संधि नहीं कर सकते। आगे, अपने दरबार में अंग्रेजों का रेजिडेंट रखना होगा। रेजिडेंट का मतलब होता है प्रतिनिधि। यानी अब उन्होंने चौथी शर्त यह ला दी कि जो दरबार है आपका, जो राजा का जो दरबार होगा, उस दरबार में अंग्रेजों का एक प्रतिनिधि होना आवश्यक होगा। भारत के अनेक सत्ताधीशों ने इस संधि को स्वीकारा। बहुत से सत्ताधारियों को ये था कि अंग्रेजों का अगर हमें साथ मिल गया तो हम जो बड़ी से बड़ी सेना का मुकाबला आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजों के पास बल भी था और नई नई तकनीक थी जिसके द्वारा वह किसी को आसानी से हरा सकते थे। तो ऐसे बहुत से सत्ताधारी थे जिन्होंने इस संधि को स्वीकार किया, और इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे उन्हें अपनी स्वतंत्रता खो बैठना पड़ा। यानी सारे जो ये लादे गई थी शर्तें, ये शर्त ऐसी थी कि जिसे पूरा निभाना यह धीरे धीरे नामुमकिन हो गया, और एक समय ऐसा आया कि सभी सत्ताधारी अंग्रेजों के चंगुल में फंस गए। आगे 1802 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। यह संधि वसई की संधि के रूप में प्रसिद्ध है, परंतु यह संधि अनेक मराठा सरदारों को स्वीकार नहीं थी। अब जब उसके बाद धीरे धीरे सत्ता आगे बढ़ी, 1802 ईस्वी में जो बाजीराव द्वितीय थे उन्होंने अंग्रेजों के साथ भी एक सहायक संधि की। इस संधि में क्या हुआ, जो वसई की संधि के रूप में यह प्रसिद्ध है, सहायक संधि को वसई की संधि भी कहा जाता है। अनेक मराठा सरदार जो थे उनको तो यह संधि ने कुछ लोगों को स्वीकार थी, परंतु कुछ लोगों को वह संधि स्वीकार नहीं थी। फलस्वरूप अंग्रेज और मराठों के बीच दूसरा युद्ध हुआ। पहला युद्ध 1774 ईस्वी में हुआ। जो दूसरा युद्ध हुआ 1802 ईस्वी में उनका युद्ध हुआ। और यह युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि जो वसई की संधि की गई थी वे बहुत से मराठों सरदारों को स्वीकार नहीं थी। जब मराठों और अंग्रेजों के बीच दूसरा युद्ध हुआ तो उस समय अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की। पहले युद्ध में अंग्रेज हार गए थे, परंतु दूसरे युद्ध में अंग्रेजों ने विजय प्राप्त करी, और उसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों का मराठी सत्ता में भी क्या हुआ, हस्तक्षेप। वे बीच बीच में टांग अड़ाना उनका स्टार्ट हो गया। यह हस्तक्षेप बाजीराव द्वितीय को असह्य हुआ। ये जो वो बीच बीच में अंग्रेज अपने शर्तें लागू करते थे, दखल अंदाजी करते थे, तो यह बाजीराव द्वितीय को पसंद
नहीं था। अतः बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। फिर से बाजीराव द्वितीय ने क्या किया कि अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, क्योंकि उन्हें अंग्रेजों की जो दखलंदाजी थी मराठी सत्ता में वह पसंद नहीं थी। इस युद्ध में उसकी पराजय हुई। अब इस युद्ध में जो बाजीराव द्वितीय थे वे पराजित हुए, वे हार गए और फिर से अंग्रेजों ने यहाँ पर विजय प्राप्त की। और इसका परिणाम यह हुआ 1818 ईस्वी में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि जो बाजीराव द्वितीय है वे पराजित हो गए और पराजित होने के बाद में उन्होंने अंग्रेजों के सामने अपना आत्मसमर्पण कर दिया। इस बीच मुगलों की राजधानी प्रत्यक्ष में दौलत राव शिंदे के अधिकार में थी। शिंदे की सेना को पराजित कर जनरल लेक ने मुगल शासक को बंदी बनाया और हिंदुस्तान पर विजय प्राप्त कर ली। अब इस प्रकार जब बाजीराव द्वितीय ने आत्मसमर्पण किया तो वहाँ पर जो मुगलों की जो राजधानी थी दौलत राव शिंदे के अधिकार में थी और वह चाहते थे कि जो राजधानी थी उन्हें जीतना चाहते थे। तो इसलिए जो जनरल लेक थे उन्होंने मुगल शासक को बंदी बनाया और शिंदे की सेना को क्या कर दिया, पराजित कर दिया और इस प्रकार उन्होंने हिंदुस्तान पर विजय प्राप्त कर ली। क्योंकि माना जाता है कि जो राजधानी होती है और राजधानी पर अगर हमने विजय प्राप्त कर ली तो पूरे संपूर्ण देश पर हमारा अधिकार हो जाता है। अंग्रेजों ने इसी नीति के अनुसार जो दौलत राव शिंदे हैं जिनके अधिकार में मुगलों की राजधानी थी उन्हें हराकर मुगल के जो शासक हैं उन्हें क्या कर लिया, बंदी बना लिया और हिंदुस्तान पर अपना कब्जा कर लिया। अब आगे देखते हैं छत्रपति प्रताप सिंह। पेशवाई का अस्त हुआ फिर भी सतारा के छत्रपति प्रताप सिंह गद्दी पर थे। अंग्रेजों ने छत्रपति प्रताप सिंह के साथ संधि कर ली और ग्रांट डफ नामक अधिकारी को उनके राज्य प्रशासन में सहायता करने हेतु नियुक्त किया, परंतु कालांतर में उन्हें गद्दी से पदच्युत करते हुए काशी में उन्हें रखा गया। वहीं पर उनकी 1847 ईस्वी में मृत्यु हो गई। अब उसके बाद जब अंग्रेजों ने पूरे हिंदुस्तान पर विजय प्राप्त कर ली उसके पश्चात पेशवाई का अस्त हो गया और अस्त होने के बाद में जो सातारा के छत्रपति प्रताप सिंह गद्दी पर बैठ गए। उन्होंने अंग्रेजों के साथ में संधि की। किसके साथ में? ग्रांट डफ नामक अधिकारी था, उनके साथ में उन्होंने संधि की। उन्हें सहायता करने हेतु नियुक्त किया गया। छत्रपति प्रताप सिंह की सहायता करने हेतु, राज्य के प्रशासन को चलाने हेतु किसे नियुक्त किया गया? ग्रांट डफ नामक अधिकारी को नियुक्त किया गया और वहाँ का शासन फिर उनके द्वारा चलाया जाता था। और धीरे धीरे कालांतर में उनकी जो गद्दी से उन्हें क्या कर दिया, पदच्युत करके काशी में रख दिया गया। धीरे धीरे अंग्रेजों ने उन्हें भी उस गद्दी से हटा दिया और उन्हें काशी में बंदी बनाकर रख लिया गया और वहीं पर उनकी क्या हुई, 1847 ईस्वी में मृत्यु हुई। देखिए, अंग्रेज धीरे धीरे अपने पूरी जो सत्ता थी वह भारत में जमाने में कामयाब किस लिए हुए? क्योंकि समय समय पर उनकी लोगों ने मदद की थी। कभी जहांगीर ने, कभी मराठा सरदारों ने, अब छत्रपति प्रताप सिंह ने यहाँ पर उनको सहायता प्रदान की और उसका नतीजा ये हुआ कि उनको ही उनके गद्दी से बर्खास्त करके उनको बंदी बनाकर रखा गया और वहीं पर बंदी गृह में ही उनकी क्या होगी, मृत्यु हो गई। क्या तुम जानते हो, यहाँ पर आपको कुछ जानकारी दी गई है कि छत्रपति प्रताप सिंह ने सतारा शहर में यवतेश्वर मंदिर के पीछे और महादरा में तालाबों का निर्माण करवाया था और उन तालाबों का पानी शहर में ले आए थे। शहर में सड़कें बनवाई थी, सड़कों के दोनों ओर पेड़ लगवाए। लड़के लड़कियां संस्कृति मराठी अंग्रेजी सीखें, इसके लिए विद्यालय का निर्माण करवाया था। वहीं पर एक छापाखाना प्रेस खुलवाया था और अनेक उपयोगी ग्रंथ भी उन्होंने छपवाए थे। 1827 ईस्वी में
उन्होंने राजनीतिक विषय सभा नीति नामक एक ग्रंथ भी लिखवाकर छपवाया था। उन्होंने सातारा से महाबलेश्वर तथा प्रतापगढ़ तक की सड़क भी बनवाई थी। वही सड़क आगे महाड़ तक ले जाई गई। छत्रपति प्रताप सिंह यह प्रतिदिन दैनंदिनी लिखते थे। दैनंदिनी का अर्थ होता है डायरी भी लिखा करते थे। यहाँ से हमें यह समझता है कि जो छत्रपति प्रताप सिंह हैं उन्होंने सातारा शहर के लिए बहुत सारे कार्य किए, लोगों को पढ़ाया लिखाया, उन्हें जागरूक करने का कार्य छत्रपति प्रताप सिंह जी ने किया। छत्रपति प्रताप सिंह के प्रमुख प्रशासक रंगो बापूजी गुप्ते ने इंग्लैंड जाकर इस अन्याय के विरुद्ध गुहार लगाई, परंतु न्याय मांगने के उनके प्रयास विफल हुए। आगे चलकर लॉर्ड डलहौजी ने उत्तराधिकारी अधिकार दत्तक विधान अस्वीकार कर 1848 में सातारा का राज्य हड़प लिया। यह सब अन्याय होता देख जो छत्रपति प्रताप सिंह के जो प्रमुख प्रशासक थे रंगो बापूजी गुप्ते, उन्होंने इंग्लैंड में गए और इंग्लैंड में जाकर उन्होंने उनके विरुद्ध जो ग्रांट डफ नामक अधिकारी था उसके विरुद्ध वहाँ पर गुहार लगाई कि इस प्रकार से यहाँ पर हमारा कार्य भंग किया जा रहा है। तो उन्होंने जो वहाँ के जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने क्या किया, उनके प्रयास को माना नहीं और धीरे धीरे क्या किया, उन्होंने जो दत्तक उत्तराधिकारी अधिकार जो उनको मिलता था कि अगर कोई राजा की मृत्यु हो गई तो उसका जो उत्तराधिकारी होता है तो उसे सत्ता प्रदान की जाए, यह जो अधिकार था उसको क्या कर दिया, अस्वीकार करवा दिया। और बाद में 1848 ईस्वी में जो सातारा का राज्य उन्होंने क्या कर लिया, हड़प लिया, अपने कब्जे में कर लिया। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने भारत देश में अपने पैर पसारे और धीरे धीरे करते हुए वे पूरे संपूर्ण भारत को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। आज के लिए बस इतना ही। इसके अगले पीरियड में हम अंग्रेजी सत्ता के भारत पर क्या परिणाम हुए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।